राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर आपके लिए उपस्थित हूं। आप सबके साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके लक्ष्य के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सबकी सफलता के लिए हम लगातार आपके लिए प्रश्नोत्तरी और कंटेंट जो नंबर 1 होता है रोज लेकर आते हैं। तो आज हम एक ऐसी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जिसमें 50 से अधिक प्रश्न हैं और उन 50 से अधिक प्रश्नों को हम बहुत कम समय में हल करेंगे और बहुत शानदार प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर से परीक्षाओं में जिनके आने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप सब हल करते चलें, साथ के साथ उत्तर देते रहें और अपने नोट कर लें कि आपके इनमें से कितने उत्तर सही हुए, कितने उत्तर गलत हुए। ठीक है, तो बिना किसी देर के आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का विचार, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। ठीक है, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लग रही होगी छोटी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि जो आपका लक्ष्य है और उसके अलावा आपका जहाँ भी ध्यान है वो आपका शत्रु भी है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था अर्जुन से, सभी अपने शिष्यों से पूछा कि पेड़ पर क्या बैठा है, कहाँ है पेड़, पेड़ पर क्या है कि चिड़िया, और क्या दिखाई दे रहा है कि पत्ते, और क्या दिखाई दे रहा है कि फल। और जब अर्जुन से पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है कि चिड़िया की आँख। तो जहाँ लक्ष्य है नज़र वहीं हो। ठीक है, तो आपकी परीक्षा कोई भी हो, नज़र सिर्फ आपकी परीक्षा पर हो और उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं से बचिए। हो सकता है कि मोबाइल ज़्यादा बाधा पहुंचा रहा हो सकता है कि कोई आपकी मित्र मंडली में मित्र हों ऐसे जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहे हों, आपका समय बर्बाद कर रहे हों। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तुलसीदास ने कहा था किससे? मीराबाई से, कि जो आपके लक्ष्य में बाधा है वही आपका शत्रु है। मीराबाई क्या कर रही थी? श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे प्रेम में और मेरे परिवार के जन बाधा पहुंचा रहे हैं। तो तुलसीदास ने क्या कहा? परिवार के जन है ही नहीं, जो आपके लक्ष्य तक आपको नहीं पहुंचने दे रहे वो परिवार ही नहीं है। ठीक है, चाहे परिवारी हों चाहे बाहर के हों, उन्हें त्यागना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अब सीधे प्रश्नोत्तरी पर। ये हमारा हो गया, आप अपने लक्ष्य पर नजर रखेंगे, शत्रुओं से बचेंगे। चलिए उत्तर दें, सभी साथी जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें जिससे कि क्लास शीघ्रता से सबके साथ पहुंच जाया करे। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वीडियो आपको सही दिख रही है? आज तो पीपीटी है। प्रश्न आपको सही दिख रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक आ रहा है प्रश्न, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता या खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में आया है। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। ठीक, इनके मौलिक नाटक और अनुदित नाटक हमने ट्रिक से पढ़ा दिए हैं आपको, और आप उस वीडियो को आप देखना चाहें तो देख लेंगे। एक प्रश्न मौलिक नाटक पर और अनुदित नाटक पर आता है हर परीक्षा में। ठीक है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक पर आता है इनके यहाँ से एक प्रश्न। तो इनके मौलिक और अनुदित नाटक हमने ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो दे दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ठीक है, पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत शानदार, बिना किसी देर के हम पढ़ेंगे और आप सब उत्तर देते रहें। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु युग के गद्यकार कौन से हैं? प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय, सरदार पूर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? तो भारतेंदु जी की जो मित्र मंडली थे उसमें ये सम्मिलित थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का
घ विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब ये है चाहे कहीं भी आया हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी में आया हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो, चाहे आरपीएससी में आया हो, चाहे बीपीएससी में आया हो, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश में आया हो, आपका छत्तीसगढ़ में आया हो, झारखंड में आया हो, कहीं भी वहाँ से प्रश्न ये रखे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, हर परीक्षा पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। तो ये दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है, ठीक है। हम अन्य विकल्पों की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमें 50 प्रश्न आज हल करने हैं और कम समय में, ठीक है। व्याख्या वाली प्रश्नोत्तरी हम लाएंगे तब हम व्याख्या करेंगे। 20 प्रश्न लाएंगे तो व्याख्या करेंगे जो 1 घंटे में हो पाती है, और जब 50 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे तो लगेंगे लगभग 2.5 घंटे, ठीक है। 20 प्रश्नों की व्याख्या करते हैं तब कितना लगता है, 20 प्रश्न व्याख्या करते हैं तो 1 घंटा होता है, और इसी अनुपात में यदि 50 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे तो होंगे 2.5 घंटे। तो ये बहुत बड़ी क्लास होगी, इसलिए हम चारों विकल्पों की व्याख्या न करके महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक है? बताओ, भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक कौन सा है? तीसरा प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हर, शिवपूजन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अभी यही प्रश्न हमने पढ़ा था, भारतेंदु मंडली का है, ठीक है, भारतेंदु युग के हैं। तो इसमें अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह से पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से पूछा गया है उस तरह से यहाँ पर रख दिया गया है। क्या है? पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं या भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, कोई बैठा है, मच्छर बैठा है इसलिए मानने का। चलो अब देखते हैं अगला चौथा प्रश्न। द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? सरदार पुर से हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। ए बी सी या डी? चौथा प्रश्न, बताओ कौन सा सही है? द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? बताइए, ए बी सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न। ये है द्विवेदी युग के लेखक कौन? सरदार पुर सिंह, ठीक है। सरदार पुर सिंह जन्म कब हुआ था? 1881 में। निधन कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। और द्विवेदी युग कब था? लगभग 1900 से, और द्विवेदी युग कब तक माना गया है? 1918 तक लगभग, ठीक है। तो इस काल में ये आ रहे हैं, इन्होंने इस काल में लिखा है, ठीक। नंद दुलारे वाजपेयी और ये बाद के हैं। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? सरदार पुर सिंह। चलिए चलो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा प्रश्न देखते हैं। यह है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग गद्य लेखक या लेखिका हैं? बताइए, ए बी सी या डी? द्विवेदी युग के गद्य लेखक या लेखिका? पांचवा प्रश्न, बताओ कौन से हैं, इनमें से कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। ये बाद के हैं तीनों, ये द्विवेदी युग के हैं। श्याम सुंदर दास, ठीक है, इनका साहित्यालोचन आपको बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। नासिकेतोपाख्यान के लेखक, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। भले ही आपको आज की प्रश्नोत्तरी सरल लगे, ठीक है, लेकिन पेपर तो जैसा आता है वही तो हम लेके आएंगे, ठीक है। तो सरल कठिन सब तरह का पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया है कि हम ऐसा पढ़ेंगे, चाहे कठिन पेपर आए, जैसे टीजीटी 2021 का आया तो उसमें सबके पसीने छूट गए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कठिन था, सरल या कठिन केवल मन की बात है, हमें आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन है, ठीक है। तो नासिकोतोपाख्यान जैसे नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो ये भी प्रश्न कठिन है। छठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? बताइए, सदल मिश्र, ठीक है, मिश्र लिखने में छूट गया है, घ। छठे प्रश्न का कौन सा है? घ विकल्प सही है। चलिए आगे देखते हैं, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी,
बताइए रानी केतकी की कहानी। बहुत बढ़िया। किनकी है? बच्चा बच्चा जानता है, तैयारी करने वाला। मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। हिंदी की शुरुआती कहानियों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, किनकी? रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। चलिए अगला देखते हैं, 7वां हो गया। अब देखते हैं 8वां, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। ठीक है, इसमें थोड़े से विकल्प अलग तरह के बन गए हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसमें चलो आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जो बनाने वाले पीपीटी बनाने वाले भैया हैं तो वो उन्होंने थोड़ा सा वैसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, अलग अलग हिसाब से हम इसे आपको एक अलग वीडियो में करा देंगे, पूरा कंटेंट एक साथ। ठीक है, कंफ्यूजन न हो इसलिए। चलो, पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे। पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे कहाँ पर? काशी विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, मेरठ कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो जो पिछला प्रश्न था उसका जहाँ से हमने प्रश्न लिया है उसमें ख विकल्प माना गया था, लेकिन हमें और भी चर्चा करनी है। वो विकल्प प्रश्न, उसके विकल्प और प्रश्न मैच नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, इसलिए हमने उसे हटा लिया है आगे को। चलो, पंडित लल्लूलाल अध्यापक कहाँ नियुक्त थे? पंडित लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ऐसा कहा जाता है कि लल्लूलाल ने एक अंग्रेज को बचा लिया था डूबते हुए, तो उस अंग्रेज ने इनकी बहुत मदद की और उसने इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी या फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्हें नौकरी दिलाई थी। 9वें प्रश्न का कौन सा है? घ विकल्प सही है। ठीक है, चलिए 10वां देखते हैं अब। 84 वैष्णवों की वार्ता। 84 वैष्णवों की वार्ता बताइए। बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 84 वैष्णवों की वार्ता बताओ। विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभानाथ, नाभादास, चतुर्भुजदास, ए बी सी या डी? बताओ। गोकुलनाथ। कौन है? ख विकल्प सही है। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक, इनके पुत्र विठलनाथ। इनके पुत्र कौन थे? विठलनाथ। ठीक, और इनके भी पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे गोकुलनाथ। कौन थे? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। ठीक है, अब इनमें ये देख लो, इनके 84 शिष्य, ठीक, इनके 252 शिष्य। इन शिष्यों की जीवनी लिखी है गोकुलनाथ ने। 84 वैष्णवों की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्य और 252 वैष्णवों की वार्ता विठलनाथ के शिष्य। तो ये जीवनियाँ लिखी हैं, वार्ता हैं, वार्ता ग्रंथ हैं ये। ठीक है, तो ये गोकुलनाथ की रचना है। ख विकल्प सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं 11वां प्रश्न। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। बताइए, भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन से हैं? इनमें से बता दीजिए। भारतेंदु से पहले के लेखक कौन से हैं? सदा सुखलाल, राय कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 11वां प्रश्न बताइए। सदा सुखलाल भारतेंदु से पूर्ववर्ती हैं, बाकी ये भारतेंदु के बाद के हैं। ठीक है, चलिए ये विकल्प सही है, का विकल्प। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। अपने नाम पे, इनके ही नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पे तो द्विवेदी युग रखा गया है। ठीक है, कब से कब तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? 1903 से कहाँ तक किया था? 1920 तक। कौन सी पत्रिका थी? सरस्वती। कितनी पूछी जाती है परीक्षाओं में? बहुत। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, तो इनके ही नाम पर ये द्विवेदी युग नाम रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए 12 हो गया, 13 देखते हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं
बहुत पूछा गया है। अष्टयाम, आठों याम, अष्टयाम का अर्थ क्या होगा? आठों याम। नाभादास, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक है, नोट रखेंगे। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए रामबाण है। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं कौन सा है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो छायावाद 1900 लगभग 1800 से 1918 से लगभग 1936 तक लगभग में है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, तो इसमें 36 ईस्वी से कौन सा सही हो जाएगा? ग, ठीक है, ग। 1936 से छायावादोत्तर, छायावाद धन उत्तर, क्या होगा? छायावाद धन उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है बाद, छायावाद के बाद का समय, अ और ओ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि, ठीक है। 15वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी है प्रश्नोत्तरी, आप सब अच्छे उत्तर देते हो और बहुत बहुत धन्यवाद। समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का है। अब आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है और प्रद्योत गुरुकुल में बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं और हो जाएंगी, फिर आपको देखो ऐसा कंटेंट और ऐसी क्लासें मिलेंगी कि आपका मन ही नहीं होगा कहीं जाने का, ठीक है। प्रद्योत गुरुकुल छोड़कर कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक। सब के सब यहीं जुड़ेंगे और सब के सब इसी से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे प्रद्योत गुरुकुल के माध्यम से, ठीक है। ऐसा विश्वास है हमें, ठीक है। सबसे बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है और मिल रहा है आपको और मिलता रहेगा। नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना में किसका योगदान नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, इनका तो नहीं है साहब, ये तो बाद के हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प सही है। बहुत आता है परीक्षाओं में, बहुत पूछा गया है। आइए देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कहाँ पर है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है बताइए? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? दिल्ली में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है और वाराणसी में है। बताइए कहाँ पर है फोर्ट विलियम कॉलेज? आप सब जानते होंगे, ये ग विकल्प सही है, कलकत्ता में है, ठीक है। कोलकाता जिसे आजकल जाना जाता है उसी का पुराना नाम कलकत्ता है, ठीक। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। बताइए 18वां प्रश्न। राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम खुल्लौरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु के गुरु थे ये, तो राजा भोज का सपना इन्होंने लिखा है, ठीक है, लिखिए। अगला है प्रेम सागर, प्रेम सागर के रचनाकार बहुत पूछा जाता है, प्रेम सागर के रचनाकार, ठीक है। देखो एकदम जो पूछा गया है सीधे सीधे रखा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। 19 का क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ ध्यान रखेंगे। आज प्रश्नोत्तरी के बाद आप अपना कमेंट, जैसे 50 प्रश्न हैं मान लीजिए, तो 50 में आपके कितने सही हैं? मेरा विचार है कि आपके 50 में से 50 भी सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 45 से प्लस तो होनी ही होनी चाहिए। अच्छे पढ़ने वाले 48 प्लस करेंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल जिनके सिलेक्शन पक्के हैं लगभग वो 50 में 50 करेंगे, ठीक। अच्छी स्थिति में 40 प्लस वाले होंगे तो अच्छी स्थिति में हैं, और 40 से कम भी हैं तो समझ लीजिए आपको बहुत परिश्रम करना है, परिश्रम करना है। स्थिति तो बदलती रहती है, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, हाथ की लकीरें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो आप परिश्रम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपके कम सही हो रहे हैं तो भविष्य में भी कम होंगे,
हो सकता है 8 दिन में आप इतना परिश्रम कर लो, 10 दिन में, 15 दिन में इतना परिश्रम कर लो कि बहुत कुछ रिजल्ट बदल दो। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदलता है सब कुछ बदलता है। 19वां प्रश्न का घ विकल्प सही है। कौन सा सही है? घ। चलिए 19 के बाद अब हम चलते हैं 20 पर। चलो भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये तो सब जानते ही हैं। ठीक है, कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेर नगरी विधा लिखी है, विधा। ठीक है, हमने आपको बताया है क्या है, कौन सी विधा की रचना है, इसके बारे में बहुत कुछ हमने बताया है, कई गीत बताए हैं, नाटकों पर हमने चर्चा की है। तब अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? विधा आधारित प्रश्न है, बताइए कौन सी रचना है जो नाटक है? ठीक है, गोदान नहीं है, स्कंदगुप्त है, किनका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद के नाटक भी हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, हमने आपको जयशंकर प्रसाद के नाटक भी करा दिए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं। आप जयशंकर प्रसाद के नाटक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, बाकी ये क्या है? ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का, चिंतामणि निबंध है, अशोक के फूल ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस ये भी हम लोगों ने खूब विस्तार से पढ़ लिया है, ज़्यादा विस्तार से तो नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन इस पर थोड़ा सा नाटकों में हमने चर्चा कर ली थी। किनका है ये नाटक? मोहन राकेश का। किनका है ये? मोहन राकेश का। ख विकल्प सही है। लहरों के राजहंस हमने बताया था आपको, एक तरफ कौन है? एक तरफ सुंदरी, ठीक है, अनुपम सुंदरी है ये, और दूसरी तरफ कौन है? गौतम बुद्ध। दूसरी तरफ कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब जो नंद है, नंद चचेरा भाई गौतम बुद्ध का, पत्नी के पास आता है तो कहता है कि मैं बुद्ध में दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा और बौद्ध धर्म में मैं अपना सिर नहीं उठाऊंगा, संन्यास नहीं लूँगा। बुद्ध जी के पास पहुँचता है तो कि भैया हम तो संन्यास लेंगे, हम तो पत्नी को छोड़कर आपके साथ रहेंगे, तो कहीं इधर कहीं इधर। ठीक है, तो ये है क्या? लहरों के राजहंस। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ा था, मोहन राकेश जी का है, बहुत सुंदर नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत। ठीक है, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत किनकी है ये? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, ये विकल्प सही है। बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी है। चलिए आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र जी की है? तितली, उसने कहा था, अंधेर नगरी, नमक का दरोगा, बताओ किनकी है? बताइए बताइए बताइए, कौन सी रचना भारतेंद्र जी की है? भारतेंद्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा, तितली किनकी है? उसने कहा था किनकी है? नमक का दरोगा किनकी है? कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो। तितली जयशंकर प्रसाद, बताओ सही बता रहे हैं कि कोई दूसरे हैं? बताओ ना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, उसने कहा था 1915 कुड़ी। ठीक है, नमक का दरोगा ये तो सब जानते हैं, इनकी कहानी है ये, प्रेमचंद जी की है। ठीक है, तो भारतेंद्र जी की क्या हो गई? विस्तार होगा तो थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम चलते हैं बिना किसी विस्तार के। ठीक है, चलो भाई, छायावाद की रचना है भारत, दुर्दशा, सुदामा, ध्रुव स्वामिनी, गरुड़ध्वज। छायावाद काल की पूछी गई है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी का रचना काल क्या है? 1933 है, 1933 है, और छायावाद 1936 तक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो सी विकल्प, ग विकल्प सही हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 प्रश्न हो गए। प्रसादोत्तर काल का नाटक,
26वां प्रश्न देख लो, प्रसादोत्तर काल का नाटक है, प्रसाद के बाद का, इसका मतलब हुआ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बाद का नाटक कौन सा है, तो लहरों के राजहंस है, ये बाद में बहुत बाद का है, ठीक है। और तीनों नाटकों का हमने काल आपको ट्रिक से बता दिया है। ये सब प्रसाद काल के, ये प्रसाद जी का है, करुणालय, भारत जननी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, पहले का है। और ये नाग जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी किनका है, प्रसाद जी का है। तो इसके बाद वाला लहरों के राजहंस का विकल्प सही है। नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न, बताओ इसका उत्तर बताओ साहब, इसका उत्तर बताओ। इस पर हम आपको थोड़ा सा समय देंगे। बाकी प्रश्न तो बहुत अच्छे थे, सरल थे, हमारे हिसाब से बहुत सरल थे। इसका उत्तर बताओ। नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। सीता की माँ, लहरों के राजहंस और अपना अपना भाग्य, आन का मान, ये तो सब जानते हैं, लहरों के राजहंस नाटक है। आन का मान ये भी एकांकी नाटक है। अब ये दो बचे, सीता की माँ और अपना अपना भाग्य। इन दोनों में बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, क या ग, क या ग, बताओ क या ग। 27वां का ग है, जैनेन्द्र की कहानी है, कहानी संग्रह, ठीक है, नाटक नहीं है। और ये क्या है, ये भाड़ है, एकांकी होता है, भाड़ है। किनका है ये, रामवृक्ष बेनीपुरी, किनका है, बहुत शानदार, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, क्या, सीता की माँ। चलो आगे चलते हैं। 27वां हो गया। अब 28वां, एकांकी में अंक होते हैं, एकांकी में अंक होते हैं, ये तो कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा, ठीक है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ठीक, ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न, चलो देखो, अब ये आया है, आता है, इसलिए आपको हो सकता है आपको आ रहा हो तो आपको सरल लग रहा हो, लेकिन बहुत शानदार। अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क, तो किसका उपनाम है, अश्क, उपेंद्रनाथ, ठीक है। 29वां का ग विकल्प सही है। चलिए अब चलते हैं 30वें प्रश्न पर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, परीक्षा गुरु माना जाता है, ये है, ख विकल्प सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 31, 100 सुजान एक अजान, 100 सुजान एक अजान, 100 सुजान एक अजान, इसके लेखक कौन है बताइए। 31वां प्रश्न है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध। ग विकल्प सही है। 31वां प्रश्न ग विकल्प सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है, 32वां प्रश्न देख लेते हैं। गबन, गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद। गबन का प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में लिखो। गबन का विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु गबन की क्या है, काहे पर आधारित है, हमने पहले पढ़ा दिए हैं आपको, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलो साहब, ओहो ये क्या है, चलो सही है। चलो 33वां देखो, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना कौन सी है बताओ। बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिपीट होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, बता चुका हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ आत्मकथा शब्द लिखा है लेकिन भूल मत जाना, किनकी है, किनका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और नाम है आत्मकथा बाणभट्ट की, और है क्या, उपन्यास, ठीक है। नींद का निर्माण आत्मकथा है, किनकी है, कलम का सिपाही, ये क्या है, जीवनी है, संस्मरण है, ठीक है, ये किनका है,
नींद का निर्माण बच्चन। ये किनका है? प्रेमचंद की जीवनी है, लिखी किसने है? उनके पुत्र अमृत राय। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा संस्मरण। ठीक है, चलो 33वां प्रश्न हो गया। मैला आंचल। मैला क्या है? मैला क्या है? आंचल। आंचल क्या होता है? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का मतलब है आंचलिक। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यास है, क्षेत्रीयता का वर्णन होता है। ठीक है, मैला आंचल। क्षेत्र में जाते हैं तो आंचल मैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी धूल होती है। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? खेत। क्षेत्र तत्सम है और खेत तद्भव है। पुनर्नवा के लेखक। पुनर्नवा के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के 4 उपन्यास। द्विवेदी जी के कितने उपन्यास हैं? 4। लिख दीजिए 1 2 3 4। रैक को आख्यान किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, रैक को आख्यान किसे कहते हैं? ठीक है, अभी अभी ताज़ा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। रैक को आख्यान किसे कहते हैं बताइए? कौन से उपन्यास को रैक को आख्यान में कहते हैं? ठीक, 35 हो गए। 36वां शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, लिखा है यहाँ जीवनी लेकिन है क्या? उपन्यास। ठीक है, विधा इसकी भी बहुत पूछी जाती है, तो ये उपन्यास है। और किसका है? शेखर एक जीवनी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय। ठीक है, सच्चिदानंद, इनका पूरा नाम भी बहुत पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय। सच्चिदानंद हीरानंद ठीक है, वात्स्यायन अज्जेय। किनकी रचना है? इनकी है क्या? शेखर एक जीवनी। 36 का ख। चलिए अगला देखते हैं 37वां। गोदान किस विधा की रचना है? बच्चा बच्चा जाने गोदान। बच्चा बच्चा जाने उपन्यास किनका है? किनका है? प्रेमचंद जी का। इनका उपन्यास है। चलो, प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का उपन्यास है। किनका उपन्यास है? प्रेमचंद। ठीक है, आगे 38वां परीक्षा गुरु की रचनाकार। बहुत बढ़िया। 38वां प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। ठीक है, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास लिख लेना, गलत लिख दिया है, लिखने में गलती हो गई है। ये विकल्प सही है। 38वां। चलो 39वां उपन्यास विधा। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। बताइए, कमेंट कीजिए, शीघ्रता से कमेंट करते चलो। उपन्यास कौन सा है? गोदान। ये क्या है? नाटक है। ये क्या है? निबंध। ठीक है, चलिए 39 हो गए। 40वां तपोभूमि रचना किस विधा की है? ये बता दीजिए, इस पे थोड़ा समय हम फिर देंगे आपको। 40वां तपोभूमि रचना किस विधा की है? A, B, C या D? इस पे तो आपको समय दूंगा भाई। ये प्रश्न, एक आध प्रश्न तो ऐसा आ गया है, इस पे समय देना चाहिए, ये तो आपका अधिकार है। वक्त आपको दे रहे हैं। ठीक है, A, B, C या D? 40वां प्रश्न बताओ कौन सा है? A, B, C या D? उपन्यास। ठीक है, जैनेन्द्र और ऋषभचंद्र जैन ने लिखा है। अगला है 40वां हो गया ख। 41वां राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी बालक बालक जाने किनकी रचना है भाई? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का क्या है? उपन्यास। 41 का क्या हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा। चलो 42वां देख लो, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, जय जय हो भाई, जय हो। नदी के द्वीप अजय, मोहन राकेश, हरशंकर परसाई और संपूर्णानंद। 42वां अजय।
ठीक है, क विकल्प सही है। नदी के द्वीप किनकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत आई है, अजय जी की है। ठीक है, सारी रचनाएं आप नोट कर लेंगे, रचना स्पेशल, सारी रचनाएं आप स्पेशल हैं, नोट कर लेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी रचना है बताइए? मेलांचल, पुरस्कार, गबन, रसज्य रंजन। बोलो 43वां प्रश्न का ए विकल्प सही है, क विकल्प सही है, मेला आंचल। ठीक है, छायावादोत्तर गद्य की रचना है, छायावादोत्तर गद्य की रचना कौन सी है बताओ? रत्नावली, रानी नागमणि की कहानी, विचार विमर्श, रसज्य रंजन। बताओ, इसे बताओ, छायावादोत्तर काल की रचना। 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न बोलो, छायावादोत्तर काल की रचना कौन सी है? ए, बी, सी या डी? ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक कौन से हैं? तो इंदुमती कहानी आप सब जानते हैं, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, पहली कहानी पर हम और भी चर्चा करेंगे, और भी कहानियाँ आती हैं इसकी दौड़ में, लेकिन अधिकांशतः अब तक इसी को पहले से माना जा रहा है, अब और कुछ भी मानी जा रही हैं, लेकिन हिंदी की ये इंदुमती किसने लिखी है? इंदुमती बताइए, बताइए इंदुमती किसने लिखी है? किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? का विकल्प सही है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, हिंदी की मौलिक कहानी मानी गई है, हिंदी की पहली और मौलिक कहानी मानी गई है। ठीक है, यही वाली इंदुमती, दिए गए विकल्पों में बात हो रही है। ठीक है, कौन सी मानी गई है? इंदुमती। दिए गए विकल्पों की बात करनी होती है हमें, तो यहाँ विकल्प में इंदुमती सही है। चलिए अगला देखते हैं, 48वां प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हिंदी कहानी में मील का पत्थर साबित हुई है। बताओ, 48वां पुरस्कार पंचलाइट, पुरस्कार पंचलाइट आत्माराम उसने कहा था। ठीक है, बहुत शानदार कहानी है। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई क्या? 49 प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं अंबिकादत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह हृदयेश, माधव प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम इसमें से सामान्यतः मान लें तो प्रेमचंद के समकालीन हम जयशंकर प्रसाद को मान सकते हैं। क्योंकि 1936 में प्रेमचंद का निधन हुआ है और 1937 में जयशंकर प्रसाद का हुआ है। ठीक है, तो लगभग साथ ही लगभग मरे हैं, तो थोड़ा समय का अंतर रहा है, तो ये समकालीन माने जाएंगे। चलिए 50 मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। ये है आत्मकथा, और किनकी है? ये है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। और सांकृत्यायन को सांकृत्यायन क्यों कहते थे? सांकृत्य गोत्र था, गोत्र। केदार पांडे इनका मूल नाम था, मूल नाम क्या था इनका? केदार पांडे। और राहुल क्यों रख लिया इन्होंने? क्योंकि ये गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थे, बौद्ध धर्म से, तो उनके पुत्र का नाम इन्होंने राहुल अपना नाम रख लिया और ये गोत्र लगा लिया, इस तरह हो गए राहुल सांकृत्यायन। महापंडित कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है? महापंडित। क्यों महापंडित कहते हैं इन्हें? पंडितों के भी पंडित, 36 भाषाओं, 36 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, 36 से अधिक विदेशी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, तो महापंडित। आजकल भाई 2-2 भाषाओं का ज्ञान नहीं हो पाता, एक भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता, और इन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 36। तो कितने पंडित हो गए? ठीक, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? ठीक है,
भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतीय हरिश्चंद्र। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतीय हरिश्चंद्र का विकल्प सही है, बहुत शानदार है, निबंध है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। ठीक, और यदि आपको संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, 9758 43 28 87। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, क्या है? प्रद्योत गुरुकुल, प्रद्योत गुरुकुल। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये पूरे 50 प्रश्नों की। और एक बात और, कल आज हमने लगभग 5 या 6 पीडीएफ भेज दी हैं इकट्ठी। आप लोग कह रहे थे पीडीएफ नहीं मिल पा रही सर, तो अब तक पिछली 6 प्रश्नोत्तरियों की पीडीएफ हमने 6 भेज दी हैं। आप उन्हें चाहें तो प्रिंट करा लें, चाहें तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं या फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई अधिकतर करो किताबों से और लिख कर, ठीक है, कापियों से, नोट्स से। ठीक है, तो ये शिव जी आ गए हैं। शिव जी राधे राधे। शिव जी राधे राधे करना, एक बार राधे राधे कर दो, इधर देख के राधे राधे करना, जीभ नहीं निकालते हैं। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, माँ से बोलो, माँ से राधे राधे, राधे राधे बोलो, बोल दो सभी साथियों को राधे राधे, करो करो करो, राधे राधे बोलो सभी को, राधे राधे। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक चर्चा करते हैं, ठीक है, और अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, ठीक है। और अंतिम, जय हिंदी, जय भारत।